कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए जो उसके सिटीजन्स है, इंडिया के सिटीजन्स है, उनको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ताकि एक इंडिविजुअल इक्वालिटी महसूस कर सके, फ्रीडम को एंजॉय कर सके, उससे एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन को अंतरात्मा से मान सके और अपनी कल्चर को बिना किसी हिचकिचाहट के एंजॉय कर सके, जो देश के हार्मनी और भाईचारा बनाने के लिए जरूरी है। बट सोचिए, अगर इन फंडामेंटल राइट्स के होते हुए भी हम अपने थॉट्स, आइडियाज को एक्सप्रेस ना कर सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ना ले सके, स्किल्स के अनुसार प्रोफेशन ना कर सके, आदि आदि, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा? मीन्स टोटली यूजलेस, मीनिंगलेस और वर्थलेस होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन, उल्लंघन को रोकने का समाधान, रेमेडी और इन्फोर्समेंट के लिए 6th फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। और आज हम फंडामेंटल राइट्स की सोल, आत्मा और हार्ट कहे जाने वाले आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन, उल्लंघन, इन्फोर्समेंट का राइट प्रोवाइड करता है। इसका क्लॉज 1 इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का, शिकायत करने का, इन्फोर्समेंट के लिए इंपावर करता है। मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस पर जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट या एंटरटेनमेंट प्लेस जैसे कि सिनेमा में रिलीजन, कास्ट या सेक्स आदि के बेसिस पर एक्सेस करने से मना करता है, तो यह आर्टिकल 15 का वायलेशन है। तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की जा सकती है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट इशू करने का पावर प्रोवाइड करता है। अब डायरेक्शन, ऑर्डर और ये रिट को जो है, इनको समझते हैं। जो डायरेक्शन है वो एक ब्रॉडर इंस्ट्रक्शन होता है, गाइडलाइन होती है, यानी कि निर्देश होता है। जो ऑर्डर्स होते हैं वो जनरल जुडिशियल कमांड्स होते हैं, जैसे कि समन या शो द डॉक्यूमेंट आदि। अब अगर हम रिट की बात करें तो ये स्पेसिफिक कमांड, विशेष आदेश, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये फाइनल आदेश होता है, आखिरी आदेश होता है, यानी कि इसके बाद कोई भी आदेश नहीं होता है। इसका जो क्लॉज 3 है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है कि वह लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इशू करने की पावर है उसको किसी दूसरे लोअर कोर्ट को भी दे सकती है। इसका जो क्लॉज 4 है, इसके अंदर प्रोविजन दिया गया है कि जो आर्टिकल 32 है उसको तब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान ना हो। यानी कि आर्टिकल 32 को केवल नेशनल इमरजेंसी जो है उसके टाइम पर आर्टिकल 359 के थ्रू सस्पेंड किया जा सकता है, जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए 5 तरह की रिट्स इशू की जा सकती है। रिट्स आर स्पेसिफिक कमांड्स, विशेष आदेश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा इशू किया जा सकता है। भारत में 5 तरह की रिट इशू की जा सकती है। पहला हैबस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सरी और पांचवा को वारंटो। ये सभी रिट्स ब्रिटेन यानी कि इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किए गए हैं और सभी लैटिन वर्ड है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेट है वो है हैबस कॉर्पस। यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बंदी को पेश करो। यह रिट सिटीजन की जो पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करती है। यह रिट कोर्ट द्वारा तब इशू की जाती है जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन या बंदी किया गया हो, चाहे वह पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं, मानते हैं कि एक पर्सन है एक्स, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वह कई दिन तक उनकी जानकारी नहीं दे रही है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन एक्स का कोई भी रिलेटिव कोर्ट में हैबस कॉर्पस रिट पिटीशन डाल सकता है। कोर्ट को अगर डिटेंशन इलीगल लगती है तो वह पर्सन एक्स को रिलीज यानी कि रिहा करने का आदेश दे सकती है। अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी जैसे कि पड़ोसी या कोई इंस्टीट्यूशन इलीगल तरीके से बंदी बनाता है तो कोर्ट हैबस कॉर्पस
रिट के थ्रू रिलीज करने का ऑर्डर दे सकती है, यानी कि रिहा करने का ऑर्डर दे सकती है। और जो जिस पर्सन ने उस पर्सन को बंदी बनाया है उस पर कार्रवाई होती है। यह रिट इन 4 कंडीशन में इशू नहीं की जा सकती है। पहला, डिटेन लॉफुल हो, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तीसरा कंपिटेंट कोर्ट है, और चौथा आउटसाइड ऑफ कोर्ट ज्यूरिडिक्शन हो। दूसरा जो हमारा रिट है वो है मैंडेमस। यह भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वी कमांड या हम आदेश देते हैं। यह रिट कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल लापरवाही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसे भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं कोई पर्सन एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और गवर्नमेंट की परमिशन के लिए कंपिटेंट ऑफिशियल अधिकारी अननेसेसरी उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है और डिले भी कर रहा है। तो इस कंडीशन में वो जो पर्सन है वो कोर्ट में मैंडेमस रिट पिटीशन डाल सकता है। कोर्ट को अगर कर्मचारी की लापरवाही लगती है तो वह मैंडेमस रिट इशू कर सकती है। यह रिट किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए इशू की जा सकती है। यह रिट इन 6 कंडीशन के लिए इशू नहीं की जा सकती है। प्रोहिबिशन, इसका मतलब है टू फॉरबिड, यानी कि रुक जाओ। यह रिट हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को किसी भी मामले या मैटर की प्रोसीडिंग से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह रिट तब इशू की जाती है जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग या सुनवाई जारी हो और वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। यह रिट जुडिशियल, क्वारी जुडिशियल के लिए इशू की जाती है। यह रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेचर बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज के लिए इशू नहीं की जाती है। चौथा जो हमारा रिट है वो है सर्शियरी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। यह रिट भी प्रोहिबिशन की तरह ही है, इसकी तरह ये काम करती है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि जो सर्सरी है ये लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा फाइनल ऑर्डर या जजमेंट देने के बाद इशू की जाती है, जबकि जो हमारा प्रोहिबिशन होता है वो फाइनल जजमेंट या जो फाइनल जजमेंट होता है उससे पहले इशू की जाती है। मतलब कि अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई ऐसे मैटर या मामले में सुनवाई कर रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और फाइनल जजमेंट कर देती है, तो उस डिसीजन को क्वाश करने के लिए यानी कि रद्द करने के लिए रिट ऑफ सर्शियरी इशू की जाती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन की तरह ही ये जुडिशियल, क्वारी जुडिशियल के लिए इशू की जाती है। यह रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और जो प्राइवेट बॉडी है उसके लिए इशू नहीं की जाती है। जो हमारा 5वां और आखिरी रिट है वो है क्वो वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट। यह रिट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी के इलीगल अपॉइंटमेंट होने पर कोर्ट द्वारा इशू की जाती है। अगर कोई कर्मचारी या ऑफिशियल कॉम्पिटेंट परमानेंट कैरेक्टर के पब्लिक ऑफिस में इलीगल तरीके से अपॉइंट हुआ है तो उस पर्सन के अपॉइंटमेंट को क्वो वारंटो रिट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि डिसमिस कर दिया जाता है। यह रिट प्राइवेट ऑफिशियल के लिए इशू नहीं की जा सकती है। अब अगर हम इन रिट के इशू होने की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तब ये रिट इशू की जाती है, और ये केवल किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं, आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन जो आर्टिकल 226 है अगर रिट जो है उसके तहत इशू की जा रही है तो उसी कंडीशन होती है कि अगर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों में से किसी का भी वायलेशन हुआ हो तो उस केस के अंदर आर्टिकल 226 के तहत जो हमारी रिट है उसको इशू किया जा सकता है। आज हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके जो फंडामेंटल राइट है इसके अंदर से जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है उसके फर्स्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को डिस्कस किया और समझा। अगली वीडियो के अंदर हम जो हमारा आर्टिकल 33 है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।